हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याशंकर एजुकेशन पोर्टल। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी पीरियोडिक टेबल के बारे में। ये जो है दोस्तों, ये एसएससी बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड के साइंस 1 का सेकंड चैप्टर है, यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में है। और इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं हम डोबेरानर्स ट्रायड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीज पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर के ऊपर। पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दोस्तों स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं अभी इस समय। और करीब आपको पता है करीब 1800 साल पहले, यानी देखा जाए 200 AD तक 30 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे और उन्हें मेटल एंड नॉन मेटल में ही क्लासीफाई किया था। यानी मेटल एंड नॉन मेटल आपको पता होगा, अगर उनकी प्रॉपर्टी देखें तो जो मेटल होता है वो हार्ड होता है, उसमें ब्राइटनेस पाया जाता है, एनर्जी और हीट का ट्रांसफर होता है, फ्लो होता है। और जो नॉन मेटल होता है उसका वो जस्ट अपोजिट ही होता है। तो यानी पहले उन्हें सिर्फ 2 पार्ट में क्लासीफाई किया था, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। आगे चल के उनका एक और फॉर्म सामने आया जो था मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स यानी कि जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाए उसे बोलते हैं मेटलॉइड्स। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे आगे आगे चल के एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, साइंटिस्ट आते गए और उन्हें क्लासीफाई करते गए। दोस्तों हमें क्लासीफाई करने की जरूरत क्यों होती है, सबसे पहले ये हमें समझना है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कूल है, स्कूल में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों का नाम याद रखना, उनका एड्रेस याद रखना, उनका फ़ोन नंबर, उनके पेरेंट्स के बारे में याद रखना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर सपोज हम उन 100 स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड वाइज डिवाइड कर देते हैं, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, ऐसा 10th स्टैंडर्ड तक हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो हर एक स्टैंडर्ड को एक टीचर को दे दिया हमने संभालने के लिए, तो उन्हें क्लासीफाई करना, उन्हें संभालना बहुत आसान हो जाता है। हर किसी का हम याद कर सकते हैं। यानी 10th स्टैंडर्ड की बात किया जाए तो 10th स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट हैं, उनका एड्रेस क्या क्या है, तो देखा जाए तो वहाँ पे वो डिफ़िकल्टीज नहीं आती जो 100 स्टूडेंट्स को क्लासीफाई करने में डिफ़िकल्टी आती है। तो वैसे एलिमेंट्स है, इतने सारे एलिमेंट्स है, सबकी प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए। तो उन्हें ऐसे अगर हम क्लासीफाई कर देते हैं कि ताकि ऐसा कोई मैनर या फिर ऐसा कोई वे बना दे जिससे हम उन्हें याद कर सकें, याद करने में हमें आसानी हो, तो इसीलिए साइंटिस्ट सामने आए और उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डोबेरानर। इन्होंने अपना ट्राइड रूल दिया और ये इन्होंने 1870 में दिया, और ये थे जर्मन साइंटिस्ट। इन्होंने जो अपना एलिमेंट्स का क्लासीफाई करने का जो प्रॉपर्टी बताया, वो ये बताया कि जो भी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास होता है वो उनके एलिमेंट के प्रॉपर्टीज दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इन्होंने अपना ट्राइड रूल दिया और ट्राइड रूल में इन्होंने बोला कि 3 एलिमेंट्स का इन्होंने ग्रुप बनाया, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा करके इन्होंने उस समय जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर थे उनका इन्होंने ग्रुप बनाया। और जैसे कि 3 एलिमेंट हैं तो सबको उन्होंने इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मास के ऑर्डर पे उसे अरेंज किया। यानी पहले का एटॉमिक मास अगर 1 है तो दूसरे का 2 रहेगा, तीसरे का 2.5, चौथे का 3, ऐसा। यानी कि उनका ऑर्डर क्या था, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मास, इस ऑर्डर पे उन्हें अरेंज किया। और उनका ट्राइड रूल में उनका मेन ट्राइड रूल क्या था, ट्राई यानी 3 होता है, 3 का रूल्स क्या था, जैसे 3 एलिमेंट है, फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास का अगर एवरेज निकाला जाए वो मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल या फिर उसके आसपास होगा। जैसे इनके टेबल, ये टेबल हम लोग देखते हैं जो उन्होंने क्लासीफाई करके बताया था। यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट वाला अगर देखा जाए तो पहला उनका ट्राइड एलिमेंट था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम और थर्ड एलिमेंट है पोटेशियम। मिडल वाला एलिमेंट कौन सा आया, सोडियम। अब लिथियम और पोटेशियम का एवरेज निकालते हैं, यानी 6.9 प्लस 39.1, यानी ये उसके एटॉमिक मासेस है। उनका एवरेज निकाला जो आया 23, जो कि सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल हुआ।
सेकेंड वाला है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, यानी फर्स्ट है कैल्शियम, लास्ट है बेरियम। अब कैल्शियम और बेरियम का एवरेज निकालते हैं, यानी 40.1 प्लस 137.3 अपॉन 2, यानी उसका एवरेज निकाला जो कि उसके एटॉमिक मासेस थे, और वो कितना आया 88.7, जो कि स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के आसपास आया। तो उन्होंने इस बेस पे पहला पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाया, लेकिन ये पूरी तरह से क्लासीफाई नहीं कर पाए वो, क्योंकि आगे चल के और भी एलिमेंट्स आते गए जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो जिससे उनका ये ट्रायड रूल था वहाँ पे ये फेल हो गया। फिर आए दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था न्यूलैंड, ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1866 में अपना अरेंज करने का एक लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, यानी ऑक्ट यानी होता है 8। उन्होंने 8 एलिमेंट्स को एक साथ, जैसे इन्होंने 3 एलिमेंट्स को लिया वैसे इन्होंने 8 एलिमेंट्स को लेके साथ में कोई रूल दिया। देखते हैं वो रूल क्या था। इन्होंने दिस सेम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस इस फ्लो पे, यानी एटॉमिक मास से उनको अरेंज किया इंक्रीजिंग नंबर में, और जैसे सबसे लोवेस्ट एलिमेंट उन्होंने जिसका एटॉमिक मास सबसे लो था, जैसे हाइड्रोजन, वहाँ से स्टार्ट करके थोरियम तक इन्होंने ख़त्म किया। और उन्होंने देखा कि जैसे कि 8 एलिमेंट्स उन्होंने अरेंज किया, यानी फर्स्ट से लेके लास्ट तक वो गए, और उनको ये मिला कि जैसे फर्स्ट एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी और 8th एलिमेंट वाले का प्रॉपर्टी सेम है, यानी फर्स्ट से हम लोग काउंट करते जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। अब 7 के बाद आएगा 8, तो फर्स्ट और 8th का प्रॉपर्टी सेम रहेगा, सेकंड और 9th का प्रॉपर्टी सेम रहेगा, थर्ड और 10th का प्रॉपर्टी सेम रहेगा, फोर्थ और 11th का प्रॉपर्टी सेम रहेगा। तो उन्होंने इस अपने ऑक्टेव्स लॉ को उन्होंने म्यूजिक के जो ऑक्टेव्स होते हैं, यानी जैसे कि हिंदी में देखें तो जो सा रे गा मा पा धा नी सा के बाद वापस से जैसे धा के बाद वापस से सा आता है, वापस से रे आता है, यानी कि सा के बाद जो उसका 8th वाला अगर धुन देखा जाए वापस से सा आएगा, यानी दोनों इक्वल हुए। वैसे ही यहाँ पे उनका टेबल देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन 1 हो गया, लिथियम 2 हो गया, बेरियम 3 हो गया, बोरॉन 4 हो गया, कार्बन 5 हो गया, नाइट्रोजन 6 हो गया, ऑक्सीजन 7 हो गया। अब इसके बाद 8वां जो है वो है फेरस। तो हाइड्रोजन और फेरस की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो सेम रहेगी। वैसे लिथियम से अगर हम शुरू करें, जो 8वें नंबर पे एलिमेंट आएगा वो है सोडियम, यानी लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। बेरियम से हम शुरू करें, जो 8वें नंबर पे आएगा एलिमेंट वो रहेगा मैग्नीज, यानी बेरियम और मैग्नीज की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। इस बेस पे उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया और अपना ऑक्टेव्स लॉ दिया, यानी फर्स्ट और 8th एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो सेम होता है, यानी सिमिलर प्रॉपर्टी वो डिनोट करता है। लेकिन इनके इस ऑक्टेव्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस भी थे, जैसे कि ये जो लॉ था ये सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाई हुआ। इन्होंने अपना जो टेबल बनाया था वो 7/8 का टेबल बनाया था, उसमें टोटल इन्होंने 56 बॉक्सेस दिए थे। और लेकिन कहीं कहीं पे उन्होंने एक ही बॉक्स में 2-2 एलिमेंट को रख दिया था, यानी कोबाल्ट और निकेल को एक साथ रखा था, सेलेनियम और लैंथेनम को एक साथ रखा था। ये उनका कुछ लिमिटेशंस था। और कहीं कहीं पे उन्होंने डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले को सेम ही ऑक्टेव्स के लॉ में रखा था, यानी जैसे कि फर्स्ट वाला 8th वाले की प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है, या फिर वो 9th वाले की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ऐसा। जैसे कि कोबाल्ट और निकेल का जो प्रॉपर्टी है वो फेरस के साथ मिलता है, लेकिन फेरस को उन्होंने ऑक्सीजन और सल्फर के साथ रखा था जो कि नॉन मेटल है। तो यहाँ पे भी उनका ये लिमिटेशन पाया गया। न्यूलैंड ने जो भी आगे डिस्कवर्ड हुए बाद में चल के एलिमेंट्स, वो न्यूलैंड के ऑक्टेव्स का पालन नहीं कर रहे थे, यानी जो उन्होंने ऑक्टेव्स लॉ दिया था उससे मैच नहीं हो रहा था उनका प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे चल के जो न्यूलैंड का ऑक्टेव्स लॉ था वो फेल हो गया, मतलब वो ख़त्म हो गया। फिर आए नए साइंटिस्ट जिनका नाम था डिमिट्री मेंडलीव, ये रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपना एक नया पीरियोडिक टेबल बिल्ड किया 1869 to 1872
के बीच में इन्होंने नया पीरियोडिक टेबल दुनिया को दिया। उस समय टोटल 63 एलिमेंट्स फाउंड हो चुके थे और उन्होंने उसे भी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मास के ऊपर अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। और उन्होंने ये देखा कि अगर वे इन्हें अरेंज कर रहे हैं इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मास पे, तो किसी एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद, किसी एक टाइम के बाद, जैसे अभी फर्स्ट कोई एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी उन्होंने देखा, वैसी सेम प्रॉपर्टी कुछ टाइम के बाद वापस से किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच हो रहा है, यानी कुछ कुछ प्रॉपर्टी सेम आती गई। तो इस बेस पे उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया और उन्होंने एक लॉ भी दिया, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी रहती है वे एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन पे डिपेंड करता है। ये हम समझते हैं थोड़ा, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने अपना टेबल बनाया था, ये उनका पीरियोडिक टेबल है। जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में उन्होंने सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाले को एक साथ रखा है, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सबको एक साथ रखा है। यानी ये किस टाइप के एलिमेंट फॉर्म कर सकते हैं? ऑक्साइड फॉर्म के, यानी R2O। R2O पहले इन्होंने जो R2O दिखाया था केमिकल प्रॉपर्टी, वो जो 2 था उन्होंने ऊपर लिखा था, जो कि अभी के अगर प्रेजेंट टाइम का रूल देखे तो वो नीचे लिखा जाता है, यानी R2O वो नीचे जैसा लिखा जाता है। तो यानी जो ये सब फर्स्ट वाले हैं ये ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, यानी कि इनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? ऑक्साइड फॉर्म करने का। ग्रुप 2 में मोनो ऑक्साइड फॉर्म करने वाले हैं। ऐसा कर करके इन्होंने ग्रुप 8 तक बनाया, जो कि जिनका सेम केमिकल या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगा उस बेस पे। और कहीं कहीं पे इन्होंने प्लेसेस भी छोड़े हुए हैं, यानी अगर फ्यूचर में इन फ्यूचर कोई भी आगे चल के न्यू कोई भी एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं, डिस्कवर होते हैं, तो उन्हें वहाँ पे अरेंज कर दिया जाए। इनके मेरिट्स हम देखते हैं, यानी मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। तो कहीं कहीं पे क्या था कि जो एलिमेंट्स के पीरियोडिक मास थे उनको प्रॉपर प्लेस नहीं दिया था। जैसे कि जो बेरिलियम है उसका उन्होंने दिया था 14.9, जो बाद में चल के करेक्ट हुआ 9.4 और उसे बोरॉन के पहले रखा गया। ये उनका मेरिट्स था। दूसरा क्या, अगर फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं तो उसके लिए मेंडेलीव ने प्लेस छोड़ के रखा था, और उसमें कुछ उसमें कुछ अननोन एलिमेंट्स उन्होंने दिए थे, जो थे एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, और जिसका उन्होंने एटॉमिक मास भी इंडिकेट कर दिया था, यानी 44, 68, 72। ये उन्होंने अननोन एलिमेंट्स उन्होंने बताया था, यानी ऐसा कुछ फ्यूचर में हो सकता है। बाद में उन्होंने जो उनके प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट किए थे, यानी कि प्लेस छोड़े थे, और उन्होंने बताया था कि इस प्लेस पे कोई आगे चल के फ्यूचर में अगर एलिमेंट डिस्कवर होता है तो ये इसी प्लेस पे आएगा, यानी उसका फिजिकल प्रॉपर्टी उन्होंने बताया था, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अगर रहेगा तो इस प्लेस पे आएगा। और आगे चल के इससे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम जैसे कुछ एलिमेंट डिस्कवर हुए और वे उसी सेम प्लेस पे फिट किए गए, यानी कि जो उन्होंने उनका प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट किया था वो राइट हुआ। लेकिन ये सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए प्रिडिक्ट नहीं कर पाए हुए। आगे चल के नोबेल गैसेस के लिए उन्होंने कोई भी अलग से प्लेस नहीं रिजर्व करके टेबल में बताया था, यानी टेबल जो उनका था वो 7/8 का था, यानी 56 टोटल बॉक्सेस है उसमें। नोबेल गैसेस के अलग से कोई ग्रुप उन्होंने बनाया नहीं था, यानी कोई अलग से बॉक्स बनाया नहीं था। और बाद में जाके जब नोबेल गैसेस डिस्कवर हुए, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो उन्होंने 19वीं सेंचुरी के एंड तक एक जीरो ग्रुप क्रिएट किया, यानी उसका नाम दिया जीरो ग्रुप, और उसे बिना किसी एलिमेंट्स को डिस्टर्ब किए बिना उसको वहाँ पे प्लेस कर दिया उन्होंने। यानी जो उन्होंने टेबल बनाया था वो एज इट इज था, उसके अलावा उन्होंने एक और नया ग्रुप फॉर्म किया जिसका नाम दिया उन्होंने जीरो ग्रुप, और उसमें सारे के सारे वो एलिमेंट्स को उन्होंने प्लेस कर दिया जो थे नोबेल गैसेस। इनके डीमेरिट्स थे कि कहीं कहीं पे कुछ कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस सेम थे, जैसे कोबाल्ट और निकिल। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आने लगा कि अगर उनका एटॉमिक मास सेम है तो पहले किसको रखा जाए, क्योंकि उन्होंने किस बेस पे बनाया था? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मास। लेकिन अगर सेम आ गया तो पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, ये प्रॉब्लम आने लगा। उस समय कोई भी आइसोटॉप्स डिस्कवर नहीं हुए थे, और आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है कि उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट होगा।
लेकिन मेंडेलीव ने क्या बताया था, इनके टेबल में सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाले को एक साथ रखा था और डिफरेंट एटॉमिक मासेस वाले को अलग अलग रखा था। लेकिन जो आइसोटॉप्स है इसमें दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो इसे कैसे रखा जाए, ये भी प्रॉब्लम आने लगा। फिर उन्होंने बताया कि इनके डीमेरिट्स में देखा गया कि कुछ एटॉमिक मासेस थे जिनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया था, लेकिन वे यूनिफॉर्म नहीं दिख रहे थे। जैसे कि कोई एक एलिमेंट आ गया, उसका एटॉमिक मास है 1, उसके बाद कोई एलिमेंट आ गया, उसका एटॉमिक मास हो गया 5। अब 1 और 5 के बीच में कितने एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होंगे वे बोल नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एटॉमिक मासेस हैं वो पॉइंट में भी आते हैं, तो उन लोग के बीच कितने एलिमेंट आएंगे वे भी प्रिडिक्ट कर पाना संभव नहीं था। तो जिसकी वजह से 2 एलिमेंट्स के बीच में कितना एलिमेंट्स आएगा ये भी बता पाना संभव नहीं था। ये भी उनका एक सबसे बड़ा डीमेरिट्स था। और सबसे मेन इनका डीमेरिट्स था यानी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इन्होंने हाइड्रोजन का प्रॉपर पोजीशन क्या होगा वे नहीं बता पाए थे। हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वो कुछ हैलोजन से मिलता है, यानी जो ग्रुप 7 वाले होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2, फ्लोरीन और क्लोरीन का भी होता है F2 और Cl2, और लेकिन उसका केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अल्कली मेटल से मिलता है, यानी ग्रुप 1 वाले से मिलता है। तो अब वहाँ पे बात आती है हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ रखा जाए या फिर अल्कली मेटल्स के साथ रखा जाए। ये सबसे बड़ा डीमेरिट्स है, यानी उन्होंने हाइड्रोजन का पोजीशन ठीक तरीके से बता नहीं पाया था, यानी उसे कहाँ पे रखना चाहिए। तो इसके वजह से मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो थोड़ा बहुत तो सही था, लेकिन उसे पूरी तरह से अथोराइज नहीं किया गया। यहाँ पे उनका ये पीरियोडिक लॉ फेल हो गया। तो दोस्तों बच्चों, ये आज का हमारा इतना हमने आज टॉपिक कवर किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में आप टाइप करके कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। तो आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी एक दिन बाद यानी कल हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, जिससे नेक्स्ट टॉपिक हम कवर कर पाएँ और उसे देख पाएँ। थैंक यू दोस्तों।